तो बच्चों हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज से ये हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर इसमें रहेगा। तो एक लेक्चर हो चुका है इंट्रोडक्टरी रूप का छोटा सा, और मैं यहाँ बच्चों दो तीन चार चीज़ों पर बातें करूँगा। तो वैसे मैं स्वयं भी इस पर फोकस रहूँगा, है ना। तो चाहे तो कोई बच्चा अगर चाहता हो कि भाई ये चैप्टर उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा सरल हो जाए, तो सिस्टमेटिक चलना होगा और एक इसका फार्मूला है वो लिख करके फॉलो करो तो मज़ा आ जाएगा। तो चलो मैं कुछ लिख दे रहा हूँ। तो देखो जैसे ये चैप्टर हमको क्या करना है, चैप्टर हमको बहुत मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और बहुत सरल बनाना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चैप्टर को बहुत सरल बनाना है ना। हमें जो है ये चाहे फार्मूला आप लिख ले, मैं इसी को फॉलो करते हुए चलूँगा। तो हमें क्या करना है भाई, हमें चैप्टर को बहुत सरल बनाना है। तो हमें चैप्टर को बहुत सरल बनाना है। तो बहुत सरल बनाना है तो इसके लिए भाई क्या करोगे, बहुत सरल बनाना है तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए देखो दो तीन चार चीजें हम खुद ही आपके साथ में चलेंगे। तो थोड़ा सा पहले तो भाई ये जैसा मैं कहता रहा हूँ भाई, पहला लेक्चर जा करके देखो उसमें हमने क्या किया है, वो मोटी मोटी बातें समझो। अच्छा, दूसरी बात, वो जो पहला लेक्चर अब आप देख करके चले आए, तो देखो मैं एकदम फोकस रहूँगा। मैं ये बता दूं कि जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, पॉइंट शुरू करने से पहले, जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, तो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस समय एनसीईआरटी, वैसे तो ये हमेशा रहा है एनसीईआरटी में दिया हुआ डेटा भी पूछ ले रहा है कभी कभी। तो सारे डेटा याद करना तो इतना सरल है नहीं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो है हम चीज़ों को रखेंगे दिमाग में। और एक ऐसा प्रॉपर भाई डेटा याद करना बहुत कठिन काम है। तो फिर क्या करेंगे, रास्ता क्या है इसका, रास्ता यही है कि एक बहुत सुंदर नोट्स बनाएंगे और उस बहुत सुंदर नोट्स को एग्ज़ाम जब हमें देने जाना है तो फिर उसके एक दो दिन पहले पूरी सरसरी नज़र मार करके कुछ डेटा को हजम करेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। और दूसरा रास्ता ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा सुपर ह्यूमन बन जाए, बहुत पहले से आपको बहुत कुछ याद हो जाए, है ना। तो यही रास्ता है। तो हमें चैप्टर को बहुत सरल बनाना है। तो इसके लिए पहला पॉइंट क्या है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें एनसीईआरटी के डेटा भी पूछ लिए जा रहे हैं ना, इसके डेटा भी। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो हमारा जो प्रयास होगा, तो ये चैप्टर भी हमने शुरू ही किया है और एकदम मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 21, 22, 23, 24, 25 के सारे क्वेश्चन मेरे साथ हो जाए, है ना। 21 जेई और नीट, 21, 22, 23, 24, 25 इस पर मैं फोकस करूंगा। लेकिन मैं पहले अगर मान लो बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो वो बड़ा होता जाएगा। तो मैं पहले 25 वाला यानी 2025 नीट और जेई में क्या है और 24 में क्या प्रश्न पूछा गया है, तो कम से कम 2 ईयर की एनालिसिस और उसके पहले वाले भी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो लेक्चर बहुत बड़े होंगे, बहुत लेंदी होंगे, है ना। तो ये सब भी बातें होंगी। तो यानी लेकिन 24-25 तो मैं पूरा करा दूंगा। 24-25 को अगर मैं मिला दूं तो 50-55 सवाल। 24-25 को अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 24-25 को अगर मिला दूं, यानी 2025 ये चल रहा है 24, तो 50-55 सवाल या 60 सवाल के आसपास बनेगा। तो वो उतना तो मैं करा ही दूंगा। ठीक भाई।
तो कैसे चैप्टर सरल बनेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी का डेटा भी पूछ लिया जा रहा है, इसलिए एनसीईआरटी पर एकदम हमें फोकस रहना है, उसका एक शब्द जान ही ना पाए हाथ से। मेरा लेक्चर ऐसे भी चलेगा भी, कुछ आपको बारीकी वाली चीज़ें बताते हुए, ये बार बार बताते हुए कि एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखा गया है और इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक भाई। अच्छा, दूसरा जो इसमें पॉइंट है, तो देखो एनसीईआरटी ने लिखा है कि यहाँ से न्यू टेक्नोलॉजी जन्म लेगी, है ना। तो न्यू टेक्नोलॉजी अगर जन्म लेगी, CHNOLOGY, ठीक है, अगर न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ जन्म ले रही है तो थोड़ा सा एडवेंचरस होकर के पढ़ना भी है, ऐसा नहीं कूक मंडूक बन करके हम पढ़ें, है ना। मास्टर साहब जो बता रहे हैं वही उतना सुन करके हमारा काम बन जाएगा, वो तो ठीक है, मास्टर साहब तो कोशिश करते ही हैं, लेकिन उसमें आप जो है इस बात को याद रखेंगे कि नई टेक्नोलॉजी का भी रास्ता ये खोलता है चैप्टर। तो कुछ नए सिरे से आप सोचें भाई, जैसा ये जीवन ही बैटरी से चल रहा है, और एनसीईआरटी लास्ट में हाइड्रोजन इकोनॉमी दिया है ना। जैसे देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, एनसीईआरटी ने लास्ट में क्या दिया है, हाइड्रोजन इकोनॉमी की एक बात किया है, हाइड्रोजन इकोनॉमी, है ना, लास्ट में ये चीज लिखा है भाई। तो देख लो, अभी तो थोड़ा सा तुम्हें मैं मौज दे रहा हूँ, ये मतलब प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा क्या क्या तुम्हें बता दूँ कि ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा तुम्हें आकर्षित करने लगे अपनी तरफ। कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ 2-3-4 मिनट में, वैसे घड़ी तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ कि टॉपिक शुरू हो जाए। तो न्यू टेक्नोलॉजी, तो इसमें हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात किया गया। अब क्या इसमें क्या कहा गया, मतलब क्या है, जैसे ये पानी है H2O, तो इसको भाई सोलर, इस पर क्या डालो, सोलर एनर्जी, इस पर क्या डालो, सोलर एनर्जी, है ना। तो सोलर एनर्जी से इसको इलेक्ट्रोलाइज करके हाइड्रोजन को अलग करो, ऑक्सीजन को अलग करो और यहाँ 2 ले लो, तो ये ठीक भाई। अब ये बहुत बढ़िया फ्यूल है, ये बहुत बढ़िया ईंधन है ना। तो वो इस पे देखो, है ना, तो वो स्पेस वगैरह में भी जो सैटेलाइट वगैरह जाती हैं तो वहाँ के लिए भी ये ईंधन यूज होता है। तो यानी यही है हाइड्रोजन। देखो, पानी पर सोलर एनर्जी के द्वारा, ये एनसीईआरटी ने लिखा है भाई। मैं बार बार देखो, मैं थोड़ा दूर की चीज़ें तो बात करूंगा कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम मेरी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई शब्द ही होंगे, बस ये ज़्यादा भरोसा करके चलना। तो सोलर एनर्जी से H2O को तोड़ो और ये इस प्रकार से, और यू कैन से इसको फिर इससे जो है अभी इसको जलाओ और ये ईंधन यूज करो। अभी हमारा सारा ईंधन क्या है, वही फॉसिल फ्यूल है ना। अभी हमारा सारा ईंधन क्या है, फॉसिल फ्यूल है। अच्छा, उसके फॉसिल फ्यूल है, अब फॉसिल फ्यूल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वो जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, तो हमें फिर हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो इसके विषय में कुछ सोचो कि क्या कर सकते हो। तरह तरह की बैटरियां इसमें हैं, हम खूब एडवेंचरस करेंगे इसमें, है ना। तो तुम्हें बिल्कुल मज़ा आना चाहिए पूर्णतया। और क्या किया जाएगा, यानी देखो, ये एक बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, और जो बोर्ड एग्जाम के सवाल हैं उसको मतलब कुल मिला करके जो इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, कुछ ऐसा सोचो, कुछ इस तरफ भी, इस मतलब बहुत रटने के चक्कर में पढ़ेंगे तब भी बोरियत होगी, है ना, तब भी नहीं याद होगा, तब भी डिस्टर्बेंस आएगा। तो समझने वाली चीज़ें हैं मोटी मोटी, लेकिन जानते ही हो कि अल्टीमेट गुणा भाग करने से तो हमको कुछ मिलता नहीं। अल्टीमेट ये है कि कौन सा नया विचार हमने जन्म दिया जिससे कि सोसाइटी को कुछ फ़ायदा होता है, हो सकता है ना। तो कुछ ऐसा ही है।
कंपटीशन के वही जैसा हमने बताया कि 2024-25 है ना, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है, तो ये नीट और जेई का 2024-25 ऐसा हम कुछ करेंगे। ठीक भाई, और चैप्टर को हम शुरू कर लेते हैं। मोटी मोटी बातें हैं उसमें, और उसको देखते हुए समझते हुए जो है ये 2 पॉइंट मैंने क्यों बताया। ये 2 पॉइंट हमने इसलिए बताया कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रख करके शुरू के लेक्चर को दिमाग लगा करके देखो, और फिर हम सारे सवाल करेंगे तो तुम्हें मज़ा भी आएगा। तो चलो चैप्टर को शुरू कर लेते हैं ना। तो 3-4 एग्ज़ाम ये इतने, यानी तीसरा पॉइंट ये हमारा रहेगा कि हम यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम का सवाल है ना, बोर्ड एग्ज़ाम का सवाल और नीट और एंड जेई, तो इसके सवालों के साथ साथ और एनसीईआरटी की लाइन को पकड़ के हम चलेंगे, है ना। यानी नई टेक्नोलॉजी के विषय में सोचो, मेरे साथ ये सवाल करो आराम से, और फिर ये चैप्टर में मज़ा है ना। चलो शुरू कर लेते हैं। देखो, जो कल जो है, जो पिछला हमारा ये था लेक्चर था, तो उसमें क्या बताया था हमने कि जो सेंसरी सिग्नल्स हैं, यानी सेल के बीच में जो बातचीत होती है हमारे बॉडी में, यानी लिविंग में जो सेल्स है और सेल्स के बीच में जो बातचीत होती है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कनेक्टेड है ना। तो कुल मिलाकर के कुछ हमें अच्छा सोचना है, इनोवेटिव टाइप का सोचना है इसमें। चलो फिर पॉइंट पर आ जाते हैं। ये तुम ऐसे शुरू में तुम भी लिख सकते हो, बना सकते हो भाई, ऐसे शुरू में तुम भी बना सकते हो, और बना करके चैप्टर जो है कुछ ऐसे ही चलेगा। चलो एक छोटी छोटी बातें समझते हैं, ठीक है, मिटा दे। तो पहली बार में कठिनाई से उठ रहा है, अच्छा ठंडा की वजह से और कुछ, तो हाँ तो कठिनाई से उठ रहा है, कुछ और व्यवस्था करिए। चलो फिर तो हम लोग जो है, हमारा जो टॉपिक है जो पढ़ने चल रहे हैं भाई, तो वो हम क्या पढ़ने चल रहे हैं। अब वो हम पढ़ने चल रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या कंडक्टेंस, यानी वही जो हमने बनाया है उसको हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलो पहली हेडिंग क्या है, कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन हेडिंग हमारी यही है कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। तो एक साथ इसको जो है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो इसी बात को हमें समझना है कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कैसे निकाली जाएगी, क्या चीज़ें हैं वो। तो अब इसमें कुछ पॉइंट के द्वारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को ही देखो। चलो मोटी मोटी बातें समझते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि कंडक्टेंस है ना, मोटे तौर पर देखो, जो कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक भाई। तो कंडक्टर ये 2 प्रकार का, एक तो है क्या, मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा क्या है भाई,
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक भाई, तो कंडक्टर क्या है, मेटालिक कंडक्टर है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो कुल मिलाकर के मामला ये है बच्चों कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मेटालिक कंडक्टर में सारे मेटल आ गए और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में सारी इलेक्ट्रोलाइट आ गई, तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर इस चीज को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, इसी चीज को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि बातें साथ साथ में इसकी भी होती रहेंगी, बातें जो है इसकी भी होती रहेगी पार्शियली, तो ये चीज है ना। तो कुल मिलाकर के जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो सभी बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो प्रकार की होगी, है ना। एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कुल मिलाकर के अगर इसमें हम बोलें तो मोटे तौर पर ये जो है स्ट्रांग एसिड, फिर ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांग बेस, है ना, स्ट्रांग बेस, और ये स्ट्रांग साल्ट। तो ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी ये कहानी है, वीक एसिड, वीक बेस और वीक साल्ट। तो मोटे तौर पर ये देखो, ये दिमाग में बैठ सकता है कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस से ये स्ट्रांग साल्ट बनेगा। अच्छा, यहां पर क्या होगा मामला भाई, स्ट्रांग वीक एसिड और वीक बेस से ये बनेगा, वीक एसिड प्लस वीक बेस से ये बन जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सरल है सारी चीजें। जैसे वीक एसिड में सारे ऑर्गेनिक एसिड जैसे CH3 COOH, है ना। वीक बेस में जैसे NH4OH, अब है बहुत सारे, एक आध तो यहाँ लिख दिया जा रहा है ना। अच्छा, जैसे वीक एसिड में जो है HCN हो गया, है ना, NH4OH हो गया, है ना। तो ये सब कुछ ऐसे। अच्छा, स्ट्रांग एसिड में जानते हो HCl हो गया, है ना, H2SO4 हो गया, तो ये यूज होगा। स्ट्रांग बेस में NaOH हो गया, KOH हो गया। तो देखो ये ऐसा ही कुछ है, मोटी मोटी बातें हैं। अब देखो मामला ये है, जैसे एक वर्ड जो है ये है यहाँ पर, एक वर्ड जो है ये है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करना है ना, कंडक्टेंस को मेजर करना है। तो ये सब चीजें जो है हमें समझना है। जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लो, कोई इलेक्ट्रोलाइट, और उसे पानी में डिसॉल्व कर दो। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वाटर, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया H2O। अब इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, जब ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, भाई कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें से कुछ भी डाल दो, जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे इसको कि ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन गया ये। अब देखो जो मेटालिक कंडक्टर है
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर जो है इसमें करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हम लिख दें, चलो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्यों करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्यों करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है ना। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वही क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है। ठीक भाई, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट क्यों फ्लो होगी, तो करंट फ्लो ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस, करंट फ्लो ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस, मोशन ऑफ आयंस। ठीक भाई, मेरे ख्याल से आप अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को समझ गए। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या है, किसी इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्वेंट में डाल दो, यहां सॉल्वेंट हमने पानी ले लिया है, इलेक्ट्रोलाइट प्लस, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, अब कुछ पॉइंट में ये चीजें हम लोग क्लियर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट प्लस सॉल्वेंट, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना। देखो हम तुरंत क्विक एनसीईआरटी पर स्विच करेंगे, अभी ये छोटा सा इंट्रोडक्शन और मोटी बातें हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से आप कुछ बातें समझ जाएं। सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है ना, जितने सॉल्वेंट आप जानते हैं वो सारे सॉल्वेंट हो सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। ठीक भाई, तो अच्छा, जो ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ जैसे मेटालिक कंडक्टर पर एप्लीकेबल है वैसे ही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पर भी एप्लीकेबल है। तो अगला पॉइंट क्या है, अब इसे छोटे छोटे पॉइंट में जो है ये बातें आपके दिमाग में मैं बैठाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगला पॉइंट ये है कि ओम्स लॉ इज applicable for both type of conductor, है ना। तो दोनों प्रकार के कंडक्टर पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। आपको पता है ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, आपको पता है ओम्स लॉ है ना। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ टाइप ऑफ कंडक्टर, है ना। तो कंडक्टर कितने प्रकार के, मेटालिक कंडक्टर पर भी वो लागू है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पर भी वो लागू है। तो कंडक्टर कितने प्रकार का बताया हमने, कंडक्टर हमने जो है दो प्रकार का बताया और दोनों प्रकार के कंडक्टर पर लागू है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR, I जो है करंट है, R जो है रेजिस्टेंस है और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। सभी बच्चे जानते हैं ओम्स लॉ जो है इस पर एप्लीकेबल है ना। B क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है, ये एप्लीकेबल है। अब देखो यहां से अब बातें शुरू होंगी मजेदार वाली। तो यहां से देख लो, यहां से एनसीईआरटी पर हम आकर के चिपकने वाले हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पॉइंट की बात ये है
कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। अब फार्मूले में आप चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो अब ये पॉइंट यहां से मामला शुरू हो रहा है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is known as conductance, is known as conductance. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। बताओ, है ना, सही कहा। तो इसका कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? जी से। एनसीईआरटी को हम फॉलो करेंगे भाई। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को समझने के लिए ये सारे मोटे मोटे पॉइंट हमारे दिमाग में होने चाहिए। यानी G इज इक्वल टू 1/R, है ना। तो हम सबको पता है कि अगर इसकी हम यूनिट लिखेंगे, देखो यूनिट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। यानी यूनिट अगर हम इसकी लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/ओम। अच्छा, ये जो है ओम इनवर्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स, या इसी को क्या लिखते हैं? महो, है ना, या इसी को क्या लिखते हैं? महो। सही बात है भाई। अच्छा, इसी को हम सीमेंस भी लिखते हैं। इसी को हम क्या लिखते हैं? सीमेंस, यस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसी को हम क्या लिखते हैं? सीमेंस भी लिखते हैं। तो यानी इसकी एसआई यूनिट ये क्या है? जी क्या है? कंडक्टेंस है। जी क्या है? कंडक्टेंस है। जी क्या है भाई? कंडक्टेंस है। ठीक भाई। हम एनसीईआरटी को पकड़ करके काम करेंगे, हम एनसीईआरटी को पकड़ करके काम करेंगे भाई। सीमेंस भी इसकी यूनिट है भाई। इसकी दूसरी एसआई यूनिट देखो, एक एसआई यूनिट है इसकी सीमेंस, है ना। क्या है? SIEMENS। ठीक भाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब देखो, देखो हम पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं बहुत तेजी से। ठीक भाई। चाहे हम कहें ओम इनवर्स, चाहे हम कहें महो, चाहे हम कहें सीमेंस, सभी बातें एक ही हैं। यानी ये जी की तीनों यूनिट हमारे दिमाग में होना चाहिए। जी की एक यूनिट है सीमेंस, एसआई यूनिट, एक यूनिट है ओम इनवर्स, या दूसरी यूनिट है महो। ठीक भाई। तो ओम इनवर्स या महो, ये कंडक्टेंस है जी, है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो थोड़ा और जो है कुछ करते हैं। सब मिटा दें, चलो मिटा ही दे रहे हैं। तो कुछ और भी, है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है। देखो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं भाई। इसी चीज को, जो चीजें यहां हमने लिखा है, उसी को फिर से ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अब इसमें हम तुरंत पॉइंट पर आ रहे हैं और तुरंत हम जो है ऐसा कुछ आपको बताना चाह रहे हैं जो एनसीईआरटी ने भी लिखा है, सवाल पूछा जा सकता है। एकदम विश्वास करो कि जेई नीट और जेई में और नीट में यूनिट का भी सवाल पूछा जा सकता है, यानी यूनिट पूछी जा सकती है। अगर आप सीरियस होकर के यूनिट नहीं पढ़े हैं या यूनिट को आप ऐसे यूनिट में ही रहने दे रहे हैं है ना, तो सवाल में मिस्टेक हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूँ
कि सवाल यूनिट पर भी पूछा जा सकता है। और एनसीईआरटी ने जब शुरू किया है तो देखो क्या लिखा है उसमें, ये मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखो इसी चीज को यहाँ ये दिख रहा है भाई, आर दिख रहा है, तो हाँ आर दिख रहा है कैमरे में भाई, देख लिया हमने। तो देखो सोचो, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल मतलब 1/, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, 1/। भाई किसी चीज का रेसिप्रोकल का मतलब देखो, रेसिप्रोकल ऑफ x इसका मतलब 1/x, रेसिप्रोकल ऑफ y इज इक्वल टू 1/y। तो रेसिप्रोकल ऑफ resistance of electrolytic solution is known as conductance of electrolytic solution, conductance of electrolytic solution। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है बता ही दिया, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्वेंट में मिला दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या लिखेंगे, G इज इक्वल टू 1/R, यूनिट वगैरह वहां देख ही लिया गया। अब देखो जरा सा, हमें क्या पता है, पहले से आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, पहले से आप पढ़ चुके हो कि सिंस R proportional L/A, R इक्वल टू रो इंटू L/A, है ना। तो ये सारी चीजें भी सब इंक्लूडेड है। L/A को हम लोग जो है क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट बोलेंगे, है ना। तो देख लो यहां से, अब अगर इसको हम क्या बोल दें, 1/R बोल दें, देखो इसी इक्वेशन को हम क्या लिखें, 1/R इज इक्वल टू, तो ये सब भी 1/, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/रो इज 1/रो मल्टीप्लाइड 1/L/A, तो A ऊपर चला जाएगा, है ना। देखो ये 1/R ही क्या है, G है, तो दिस विल इक्वल टू 1/रो क्या है, 1/रो ही कप्पा है ना। तो ये क्या है, रो क्या है भाई, रो है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस OR रेजिस्टिविटी, ठीक भाई। अच्छा इससे हम क्या बोल, ए ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाइड A/L। अच्छा इसी को हम क्या बोलेंगे, ध्यान देने वाली बात क्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या OR कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे भाई, कंडक्टिविटी। तो देख लो इसका मतलब कि जो कप्पा है, कप्पा इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई L/A,
अच्छा, यल अपान ए को ही हम लोग जो है क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, है ना। तो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात ये है कि इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट बन जाएगी सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। तो ये यल अपान ए जो है, अब देखो अगर इसकी यूनिट हम लिखेंगे तो यल अपान ए ही कांस्टेंट है, सब बहुत मोटी मोटी बातें। यल अपान ए सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट लिखा जाता है बच्चों, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर जी स्टार से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर जी स्टार से, ठीक भाई। अच्छा, ये कैपिटल लेटर जी स्टार की यूनिट क्या हो सकती है, ये यूनिट हो सकती है मीटर इनवर्स, है ना। जैसे इसको मीटर में कर दो, ये नीचे मीटर स्क्वायर बच जाएगा, वो कट जाएगा, मीटर इनवर्स ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब कि इसकी जो कप्पा की यूनिट होगी तो वो सीमेंस मीटर इनवर्स, है ना। एक कप्पा की यूनिट क्या हो गई, ये क्या लिखा हुआ है, कप्पा। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी है। ये क्या लिखा गया है, कप्पा, KAPPA, ठीक भाई। तो कप्पा की जो यूनिट है क्या है, ये कप्पा की यूनिट है सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ कप्पा की यूनिट भी मिल गई और रजिस्टिविटी की यूनिट भी, तो रजिस्टिविटी की भी यूनिट हम निकाल सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, है ना। अच्छा, यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक चीज दिया है बच्चों, तो वो चीज हम लोग देख लेते हैं, है ना। एनसीईआरटी ने एक चीज दिया है तो उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं करने चल रहा हूं तो इसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी हुई जो चीजें हैं, मैंने जैसा कहा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अब हो सकता है। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं, है ना। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दो, यहाँ पर मेरे ख्याल से सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। यहाँ जो है ये यूनिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, जरा देखो। R इज इक्वल टू V अपान आई, V देख लो, बहुत सिंपल सा है ना, V अपान आई। क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था, देखो फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो इससे ये मिल गया। अच्छा, R की यूनिट जो ओम है, R की यूनिट क्या है, ओम है, सब हम सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर ध्यान दो, तो इसकी दूसरी वाली यूनिट में देखो ये लिखा जा सकता है B अपान आई। देखो क्लास 10th में तुमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू W अपान Q, और तुम क्या जानते हो, Q इज इक्वल टू I इंटू T, ये भी तुम जानते हो। और तुम क्या जानते हो, W यानी वर्क डन जो है, इसकी यूनिट क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखो, फोर्स की यूनिट क्या है बताओ, फोर्स की यूनिट क्या है बताओ। तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, m जो है मास है, m क्या है, ये मास है, F इज इक्वल टू m ए, मास, और a जो है क्या है, एक्सेलरेशन है। तो देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो यहां अगर तुम दिमाग लगाओ, अभी हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यहां अगर दिमाग लगाओ तो मास तो किसमें हो गया, केजी हो गया। ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना।
तो इसीलिए ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको दिमाग लगा करके देख लो। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया, इंटू ये हो गया मीटर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखो, ये सारी चीजें इसमें तुम फिट करो तो यहां से क्या बन जाएगा भाई, देखो R इज इक्वल टू वी अपान आई। वी की जगह क्या लिखू, W अपान क्यू लिखू। वी की जगह क्या लिखोगी, W अपान क्यू, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, W अपान क्यू अपान क्या है, ये आई है, ठीक भाई। तो W अपान क्यू अपान आई, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, अच्छा Q इज इक्वल टू आई टी भी है। तो देखो ये क्या हो गया, यानी R क्या हो गया, R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, R की जगह पर हम लिख सकते हैं W अप इंटू क्यू इंटू W इंटू क्यू इंटू आई। अच्छा इस W की जगह, Q की जगह हम IT लिख सकते हैं, W की जगह हम क्या लिखेंगे, F इंटू डी। तो W की जगह वर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये वर्क है तो इसकी जगह हम F मल्टीप्लाइड डी, यानी डी डिस्प्लेसमेंट है उसकी भी यूनिट मीटर हो जाएगी। और Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IT मल्टीप्लाइड आई। अब देखो सबकी यूनिट अगर लिखो तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, फोर्स की यूनिट हो गई kg इंटू मीटर, है ना, kg इंटू मीटर अपान, है ना, kg इंटू मीटर अपान kg इंटू मीटर। अच्छा इस d की यूनिट भी क्या हो गई, मीटर हो गई। ध्यान दे लो, फोर्स की kg इंटू मीटर अपान सेकंड स्क्वायर, इस d की यूनिट मीटर हो गई। और फिर ये I, देखो ये I स्क्वायर हो गया। तो I स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, I यानी एम्पियर हो गई। तो I स्क्वायर का मतलब A स्क्वायर, और T का फिर से सेकंड हो गया मल्टीप्लाइड सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट जो दिया है बच्चों, वो क्या दिया है, kg मीटर स्क्वायर अपान, है ना, सेकंड क्यूब A स्क्वायर, है ना। तो ये यानी ओम इज इक्वल टू, ये है ओम इज इक्वल टू। तो कभी भी ये चीज पूछी जा सकती है, ये चीज कैसे आ गई, एनसीईआरटी ने इसको लिखा है कि ओम इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर सेकंड पावर 3 A स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिखा है, तो ये कभी भी पूछा जा सकता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ओम इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर A पावर -2 सेकंड पावर -3। देखो ये क्या है, सेकंड है, ये क्या लिखा हुआ है, सेकंड, यानी टाइम की यूनिट है भाई, ये टाइम है। और ये क्या है, एम्पियर है, एम्पियर। और ये क्या है, मीटर है, ठीक भाई। ये क्या है, किलोग्राम है। तो मास की यूनिट, है ना। तो कुल मिला करके ये मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से एनसीईआरटी को इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, उसमें लिखे हुए डेटा को पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है कि कभी ये पूछ लिया जाए आपसे, ठीक भाई। तो मुझे जो है बच्चों कहीं आवश्यक इमरजेंसी आ गई तो कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए आज वाला लेक्चर हम यहीं रोकते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें आप जाने, यूनिट को आप समझें, और जो और बहुत सारे सवाल हैं, तो मतलब हम जो अगला वाला लेक्चर है उसमें बहुत सारे कंपटीशन के सवाल आपके साथ करने वाले हैं। अभी जो हमने ओम की एक इक्विवेलेंट यूनिट बनाई,
उस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो पूछा जा सकता है आपसे, राइट। उसको डायरेक्ट एनसीईआरटी ने लिख दिया है केजी मीटर स्क्वायर, है ना, इंटू एम्पियर पावर -2 सेकेंड पावर -3, है ना, तो ये चीज़ है।